नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 10वीं कक्षा की वर्कशीट्स को। तो आज हम पहले सॉल्व करेंगे साइंस की वर्कशीट, फिर मैथ्स की और फिर हिंदी की। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, जो साइंस की वर्कशीट है इसके अंदर आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं। हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं और इनका रिटन आंसर आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण जिस कोशिकांग में होता है वह कौन सी कोशिकांग है? तो बेटा प्रकाश संश्लेषण होता है आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पाचन प्रक्रिया के दौरान ट्रिप्सिन एंजाइम की क्या भूमिका होती है? तो जो ट्रिप्सिन होता है वो हमारे जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को पचाता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, प्रोटीन पचाने की भूमिका। उससे अगला है कि श्वसन क्रिया में एटीपी किस प्रकार बनता है? तो एटीपी बेटा जब हम सांस लेते हैं तो उसके अंदर से ऑक्सीजन का जो उपयोग होता है उस ऑक्सीजन के उपयोग से एटीपी बन जाता है। फिर अवायवीय श्वसन किस में होता है? यीस्ट में, मानवों में, जीवाणुओं में। तो याद रखिए, वायवीय श्वसन सभी में होता है, इन सब में। उत्सर्जी तंत्र की कार्यात्मक इकाई जो है वो है नेफ्रॉन। छठा प्रश्न है, रक्त कणिकाओं जो चोट के स्थान पर रुधिर को रोकने में सहायक हैं। तो रुधिर यानी कि खून को कौन रोकती है बेटा? तो खून को रोकते हैं प्लेटलेट। फिर वाक्य पूरा करना है, लसिका रुधिर के डैश के समान है, लेकिन यह डैश और इसमें अल्प मात्रा में यह है। तो इसका उत्तर भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरा उत्तर। यदि किसी पौधे के जाइलम को निकाल दिया जाए तो उस पौधे का क्या होगा? तो जाइलम क्या करता है? जाइलम पानी को ले जाता है। तो वह इसमें लिख दीजिए कि पानी स्थानांतरण नहीं होगा। भाई अगर तुम जाइलम निकाल दोगे तो जो जाइलम काम करता है वो खत्म हो जाएगा। तो रुधिर वाहिका जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर को फेफड़ों तक लेके जाती है तो वो है बेटा आपकी फुफ्फुस शिरा। फिर है अभिकथन, रंध्र पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं, बिल्कुल सही, और गैसीय विनिमय इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, बस अभिव्यक्ति की व्याख्या सही नहीं है। समझ गए? सतह पर पाए जाते हैं और गैसों का विनिमय इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। वैसे आप चाहें तो इसका ये वाला उत्तर से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये उत्तर ज़्यादा बेटर है, ए। तो हमने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और बड़े वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहला है कि एक ब्रेड का टुकड़ा चबाने के कुछ समय पश्चात मीठा क्यों लगने लगता है? क्योंकि हमारे मुंह के अंदर जो लाला रस होता है, लाल ग्रंथि से निकलने वाला, उसमें सलाइवरी एमिलेस नाम का एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को पचा के और शक्कर में बदल देता है, चीनी में बदल देता है। उस चीनी के कारण हमको ब्रेड मीठी लगने लग जाती है। मानव पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बेटा लिवर सबसे बड़ी ग्रंथि। इसका काम क्या है? तो लिवर जो होता है ये बाइल जूस या बाइल रस निकालता है, और यही रस जो होता है वो हमारे शरीर में जो वसा होते हैं, जो फैट होता है, उसको पचाने का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं में होने वाली 3 घटनाएं। तो सबसे पहली घटना होती है, प्रकाश जो होता है वो अवशोषित होता है। इस प्रकार के अवशोषण से जल का जो अणु होता है वो तोड़ा जाता है, दूसरा स्टेप। और तीसरा होता है कि जो जल को तोड़ने के बाद ऑक्सीजन निकला, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ेगा और ग्लूकोज बन जाएगा। तो ये 3 स्टेप हो गए। फिर है दीर्घरोम के कार्य लिखिए। तो दीर्घरोम का मेन काम क्या होता है? दीर्घरोम का काम होता है खाने के जो पचा हुआ खाना है उसको अवशोषित करना। फिर 5वां है, मयोदिद्धि पौधों में रंध्र दिन में बंद रहते हैं, व्याख्या कीजिए पौधे कब और किस प्रकार CO2 ग्रहण करते हैं? तो ये CO2 ग्रहण करते हैं बेटा रात में, और रात में ही आधी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा कर देते हैं। अगले दिन सुबह जैसे ही धूप लगती है, जो बची हुई क्रिया होती है उसको पूरा करके ये जो मुख्य काम होता है वो रात को करते हैं, क्योंकि दिन के समय इनके रंध्र बंद रहते हैं। फिर दिए गए निर्देशों के अनुसार इस फ्लो चार्ट को पूरा कीजिए। आमाशय भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथि। तो 3 चीज़ें होती बेटा इसके अंदर। HCl होगा, वो आपका अम्लीय, उसको माध्यम बनाएगा। पेप्सिन होगा, वो प्रोटीन का पाचन करेगा। और म्यूकस होगा, वो उसकी भित्ति को, इसकी जो दीवारें हैं इनको बचा के रखेगा।
मानव में दोहरा परिसंचरण से आप क्या समझते हैं? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये आंसर कराया है। दोहरा परिसंचरण, धमनी और शिरा में विभेद कीजिए। धमनी मोटी भित्ति वाली होती है, शिरा पतली भित्ति वाली होती है। धमनी जो होती है वो ऑक्सीजन वाले खून को लेके जाती है, शिरा कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को लेके जाती है। पदार्थों की उपमुखी वहन में वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार सहायक है? तो वाष्पोत्सर्जन एक चूषण बल देता है, जिस बल के कारण सभी पौधे, उन्हीं के अंदर जो पानी होता है वो ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाता है। मानव वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का व्याख्या कीजिए। तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। होता क्या है, इसके अंदर 3-4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें किडनी के अंदर से यूरिन जो होता है, जो मूत्र होता है वो बन के निकलता है। तो जो अवशोषित पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, वो सब मूत्र में डाल दिए जाते हैं और शरीर को जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है वो बाहर निकल जाते हैं। मानव हृदय का व्यवस्थात्मक कार्ड चित्र का दृश्य बनाए। तो ये मैंने बेटा आपको चित्र बनाना पहले भी सिखाया था। इसका चित्र हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे भी पड़ा हुआ है और लिंक मैं इंस्टाग्राम के पेज का भी डाल दूंगा आज। फिर है कि मछलियों में रुधिर परिसंचरण मानव के रुधिर परिसंचरण से भिन्न होता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। क्योंकि मछलियों में एक परिसंचरण होता है, जबकि हमारे शरीर में दोहरा परिसंचरण होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र भी मैं डाल दूंगा इंस्टाग्राम के पेज पे, आप वहाँ से आसान चित्र कॉपी कर सकते हैं। और जलीय जीवों, स्थलीय जीवों की सांस लेने की दरों में अंतर इसलिए होता है क्योंकि जल में ऑक्सीजन कम होती है। तो कम ऑक्सीजन में जब कोई सांस लेता है तो वो ज़्यादा सांस लेता है ताकि उसको ऑक्सीजन की मात्रा पूरी हो सके, जबकि हवा में ऑक्सीजन पूरी है तो हमें जल्दी सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगली वर्कशीट पे। तो आज की आपकी अगली वर्कशीट जो है वो गणित की है और हमने पिछली क्लास में त्रिकोणमितीय अनुपात समझने शुरू किए थे। तो अभी आज फिर हम त्रिकोणमितीय अनुपात ही आगे बढ़ेंगे। अब क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हैं याद करके उत्तर दीजिए। तो उत्तर दे देते हैं। उत्तर देने में क्या दिक्कत है? क्या उत्तर देने हमें? उत्तर देना है भाई साहब कि साइन थीटा का फॉर्मूला p/h है, तो कॉस थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा का होता है b/h और टेन थीटा का होता है p/b। याद रखिए, जो साइन का फॉर्मूला है इसका उल्टा हो जाए कोसेक का। तो साइन p/h तो कोसेक h/p। ऐसे ही कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस b/h हो तो ये h/b। और टेन का उल्टा कॉट टेन p/b था तो ये b/p। बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमको ये टेबल फिल करने के लिए कहा है। वो कह रहा है दिए गए त्रिभुज के लिए तालिका पूरी कीजिए। तो उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तभी तालिका समझ में आएगी। और तालिका में तीनों चीज़ें हमें दे रखी हैं। ये दे रखा है हमें P, ये हमारा P है, ये हमारा H है जो कि 5 है, और ये हमारा B है जो कि 4 है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H यानी 3/5। कोसेक साइन का उल्टा होता है तो ये 5/3 हो जाएगा। ऐसे ही साइन 3/5 और कोसेक 5/3। कॉस का फॉर्मूला होगा 4/5 और सेक हो जाएगा 5/4। कॉस फिर दोबारा 4/5 और सेक 5/4। टेन का फॉर्मूला टेन p/b होता है तो 3/4 और कॉट 4/3। टेन 3/4 और कॉट 4/3। ये आ गया आपके सामने आपके आंसर। कर लीजिए फटाफट नोट डाउन। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल दिया, फिर बोला स्वयं प्रयास कीजिए। स्वयं प्रयास कीजिए का पहला क्वेश्चन है कि यदि एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा 5/13 है तो बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। साइन थीटा 5/13 दे रखा है तो हमने कहा साइन 5/13 है। साइन का फॉर्मूला p/h होता तो p हो गया सीधे सीधे 5, h हो गया सीधे सीधे 13। फॉर्मूला होता है h² बराबर p² जमा b²। तो h² हो गया 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 159 169 और ये 5 का स्क्वायर यहाँ जमा होगा 25, यहाँ आ जाएगा तो घटा 25 और स्क्वायर था यहाँ जाके अंडर रूट हो गया। 169 में से 25 गया 144। 144 किसका अंडर रूट होता है? 12 का। तो b की वैल्यू 12 आ गई, यानी p आ गया 5, b आ गया 12, h आ गया 13। कॉस थीटा होता है b/h यानी 12/13। टेन थीटा p/p यानी 5/12। कोसेक थीटा h/p यानी 13/5। सेक थीटा h/b तो 13/12 और कॉट थीटा b/p यानी 12/12।
5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कॉट थीटा ज्ञात करना है। यदि टेन थीटा 15/8 है तो टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा 8/15। ऐसे ही कोसेक थीटा ज्ञात करना है। साइन थीटा 3/2 है, तो कोसेक थीटा सीधे सीधे मेरे हिसाब से हो जाएगा कोसेक थीटा 2/√3। और सेक थीटा निकालना है। कॉस थीटा 1/2 है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा √2/1। फिर बोला कि साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा 4/5। टेन थीटा और कॉट थीटा निकालो, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अगर आप करके देखोगे तो टेन थीटा आ जाएगा 3/4 और कॉट थीटा आ जाएगा 4/3/4। इसको सही से लिख देते हैं, 3/4 और ये आ जाएगा 4/3। ये जो मैच द फॉलोइंग है इसको भी कर लेते हैं। वैसे तो सारे आंसर हमने कर लिए, तो मैच द फॉलोइंग में कोई नई चीज़ तो ये बताएंगे नहीं, फिर भी देख लेते हैं। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा और 1/sec थीटा होता है cos थीटा और cot थीटा होता है 1/tan थीटा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर एक बार देख लीजिए अपना स्तंभ वाला आंसर और ये आपके बाकी सभी आंसर 1 2 3। चलिए, मुझे लगता है आपने आंसर लिख लिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगली वर्कशीट है हिंदी की और यशपाल ने लखनवी अंदाज नामक व्यंग्य कहानी यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती। इस पाठ में यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष कर रहे हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। इस कहानी का अन्य नाम झूठा दिखावा, नवाबी शान और आडंबर भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब साहब ने अपनी झूठी शान और शौकत को कायम रखने के लिए अपनी छोटी सी इच्छा को ही दबा दिया। साथ ही उन्होंने नवाबी स्वभाव, सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को भी दर्शाता है। आज के समय में भी लोगों को नकली, झूठी और बनावटी जीवन को देखा और महसूस किया जा सकता है। इस पाठ में नवाबी जीवन के जिन चरित्र विशेषताओं को पता लगता है उन्हें लिखिए। तो देखिए, सीधा प्रश्नों पे आते हैं। इस पाठ में नवाब साहब की जिन चारित्रिक विशेषताओं को पता चलता है उन्हें लिख लिया हमने। तो उत्तर है, पहला है कि नवाब साहब एक झूठी शान को दिखा रहे हैं। नवाब साहब अपने नवाबी स्वभाव, सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। नवाब साहब दुनियादारी के आडंबर से घिरे हुए हैं। नवाब साहब ने दिखावे के चलते अपनी छोटी सी इच्छा को ही दबा दिया और नवाब साहब एक नकली और व्यर्थ जीवन शैली को जी रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि आपने भी कभी ना कभी किसी न किसी बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को महसूस किया होगा। किसी ऐसी घटना का जिक्र करते हुए अपने विचार को लिखिए। तो पहला प्रश्न नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर है कि एक बार जब मैं किसी रिश्तेदार की शादी में गई तो वहाँ मेरी मुलाकात मेरी एक आंटी से हुई। मैंने देखा कि वह केवल वहाँ उपस्थित लोगों के कपड़ों और गहनों को ही देख रही थी। जिन लोगों ने अच्छे कपड़े व ज़्यादा गहने पहने हुए थे वे उनसे ज़्यादा बातचीत करने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि जिन लोगों ने कम अच्छे कपड़े पहने थे वे उन्हें नज़रअंदाज करने का प्रयास कर रही थी। वे स्वयं भी एक धनी परिवार से थी। उनकी इस आचरण को देखकर मुझे दिखावे की झूठी शान का एहसास हुआ। वह केवल उन्हीं लोगों की प्रशंसा कर रही थी जो कि अधिक धनी थे या फिर किसी अच्छी पदवी पर कार्यरत थे। इससे पता चलता है कि वे आंटी बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को व्यक्त कर रही थी। तो ऐसा कोई, अगर मैंने तो एक इंसिडेंट लिखा है, आप भी अपने जीवन में से कुछ लिख सकते हैं, आपने कभी ना कभी कुछ फील किया हो। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर कर क्रिया को भेद भी लिखिए। तो पहला है, एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारकर बैठे थे। क्या होगा ये? है अकर्मक क्रिया। कीजिए फटाफट नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। सकर्मक क्रिया। खाली बैठे कल्पना करते रहते कि पुरानी आदत है। यह भी सकर्मक क्रिया। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे।
खीरे खरीदे, ये अकर्मक क्रिया। खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला, ये भी सिरे काटे क्या है, सकर्मक क्रिया। आखिरी रह गए, देख लेते हैं उनको भी। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरों की फांकों की ओर देखा। फांकों की ओर देखा, अकर्मक क्रिया। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए, अकर्मक क्रिया। और जेब से चाकू निकाला, सकर्मक क्रिया। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट समाप्त हुई। आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।